आपको चेकलिस्ट दी जा रही है, अगर उसमें आपका 50% हर सेमेस्टर में नहीं है तो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर कहीं 49.9% भी बैठ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आप बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद वो चेकलिस्ट करेंगे, फिर दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद वो आपको हर जिस बैच में आप बैठे रखे हो उसी के अकॉर्डिंग वो आपको बाहर मतलब पैनल पे भेजते हैं, ठीक। वहाँ पे जाने पे अब डिपेंड करता है किसी पैनल पे वो कितने स्ट्रिक्ट अंदर बैठे कि नहीं। मैंने तो दरवाज़ा खोलते बोला बेटा अंदर आ जाओ बैठ जाओ, तो जब भी मैं जाके एक बार गुड मॉर्निंग ग्रीट कर दिया बैठ गए। 4 टीचर थे, एक फीमेल है हमेशा एक पैनल में और 3 मेल है। मेल जो थे वो एज ग्रुप 55, 40 और 45 ऐसे एक एज ग्रुप था। जोर से बोलो, जोर से थोड़ा सा। सर आवाज़ सॉरी होगी नहीं थोड़ा जोर से बोलो, कोई बात नहीं, स्टार्ट करो। तो उसमें जब फीमेल थी उन्होंने बस एक ही क्वेश्चन किया, बेटा आप कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला सर मैम आई एम फ्रॉम यमुना विहार दिल्ली, बस ऑल। उन्होंने उसके अलावा पूरे सेशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जो इधर बैठे हुए थे जिनकी एज अराउंड 50 के आसपास थी, उन्होंने बिल्कुल लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा साइकोलॉजी का, बेटा मतलब लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी, बेटा CCE क्या होता है आप एक वर्ड में बताओ। तो बोला सर कॉज स्कॉलस्टिक एंड स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। सो इतना ही। फ्रंट बोला अच्छा ये ज़रूरी क्यों है? तो मैंने सर एकेडमिक जिनकी हायर होती है उनका तो एक बार को है कि वो आगे जाके डेवलप कर सकते हैं, बट जो एकेडमिकली अच्छे नहीं होते तो उनकी कुछ स्किल्स ऐसी होती है जो एकेडमी में तो अच्छी नहीं होती बट रेदर देन और सब्जेक्ट में वो अच्छे होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स हुआ, म्यूज़िक हुआ, पेंटिंग हुआ। तो उनकी उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम ये CCE और कोर्स स्कॉलरशिप एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन में और ऐड करा कि इसको आप को करिकुलम एक्टिविटीज़ क्यों कहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम क्यों नहीं कहते? तो मैंने बोला कि सर पहले इसको एक्स्ट्रा करिकुलम कहते थे क्योंकि हमारे करिकुलम में एकेडमिक पे ज़्यादा जोर दिया जाता था रेदर देन दीज एक्टिविटीज़, बट अब जब से NCF 5 आया है तो इसको को करिकुलम कहने लगे बिकॉज हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना। तो वो उनका लास्ट क्वेश्चन था। फिर बीच में जो 2 पैनल में बैठे हुए थे अराउंड 55 और 40, 55 वाले जो एज थे वो भी थोड़े जेंटली थे। उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा, बेटा तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि सूरज भी एक तारा है, वो हमारे पास है बट वो नहीं टिमटिमाता, बाकी तारे टिमटिमाते हैं। तो फर्स्ट तो वही डिस्टेंस गैप, सेकंड की जब लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, बहुत ज़्यादा दूर होता है, स्पेस में भी लाइट बहुत ट्रैवल करती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक और क्वेश्चन उन्होंने बस पूछा कि स्पीशीज़ क्या होती है, तो वही डिवीजन में हायरार्की वगैरह एंड क्रिस्टल कैरेक्टर्स थे वो सब बता दिया। हाँ, जो बीच वाले सर जो बैठे जिनकी एज 40 थी उन्होंने एक क्वेश्चन की फाइल कर रखा था। उन्होंने जो मैं क्वेश्चन का आंसर उसके पीछे क्यों और कैसे थे वही मेरे आंसर का एक और क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था उनका कि तुम्हें एटम पता है क्या होता है? तो मैंने एटम की डेफिनेशन दे दी। किसने डिस्कवर किया फर्स्टली एटम, मैंने वो भी बता दिया। एटम में होता क्या क्या है वो भी बता दिया। तुमने इलेक्ट्रॉन देखा है जो तुम बोल रहे हो कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है? सर मैंने नहीं देखा बट रदरफोर्ड है, चैडविक है, उन सब ने डिस्कवरी की और बहुत सारे हम बोलते हैं कि फिजिक्स जो है एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है, तो उन्होंने बहुत प्रूफ के साथ दिया। और सर अब हमें तो नहीं पता कि कैसा होता है बट हमें तो आप लोगों ने पढ़ा है तो इसलिए यही होता होगा। कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें फोर्स पता है? कहते हैं मैंने फोर्स पता है, फोर्स की डेफिनेशन दे दिया। फिर फोर्स न्यूटन का थर्ड लॉ बताओ, तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उन्होंने टेबल पे फ़ोन रखा हुआ था, देखो मैं इसको अपनी उंगलियों से आगे बढ़ा रहा हूँ, यू सेड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये फ़ोन मुझे पीछे क्यों नहीं भेज रहा? तो फोर्स की डेफिनेशन होती है मास इंटू एक्सलरेशन। वहाँ सर आप एक्सलरेट भी कर रहे हो और आपका मास भी इस फ़ोन से ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो फोर्स है वो आप पे नेग्लिजिबल लग रही है, इसलिए ये आप पे फोर्स डाल रहा है लेकिन वो आपको फील नहीं हो रहा। तो कहते फिर न्यूटन नहीं है क्यों बोला इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? मैं सर वो न्यूटन ने बोला, पता नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया लाइक आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स होते हैं, उनके शेल्स होते हैं N K M L N जो भी मतलब है। तो उन्होंने कहा कि मान लो एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो स्पिन कर रही है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन से टकरा क्यों नहीं रहे? मतलब सर उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो उनको अपनी स्पिनिंग एनर्जी में रखती है, आगे वो कोलाइड नहीं कर सकते। तो फिर अच्छा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही एटम में है, यस सर, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच क्यों नहीं रहा है? और अगर ठीक है प्रोटॉन खींच नहीं रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी तो खींच रहा हूँ, यस सर, और तुम्हें पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, मैंने कहा यस सर, तो दोनों एक साथ आके क्यों नहीं बैठ रहे हैं? सर ने इसके साथ न्यूट्रॉन बैठा हुआ है और प्रोटॉन के साथ ना मजे नहीं चाहता। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा ढंग से बताओ मतलब होता क्या? सर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो एक स्टेशनरी फोर्स में रह जाते हैं। और जो भी था मुझे 2-3 और एग्जाम्पल दे दिए। फिर उसके बाद उनका एक और मतलब ये क्वेश्चन उनके चलते रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उनका फेमस हो गया था। फिर एक और
हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब एक वन एन वन पी होता है मतलब एक हाइड्रोजन है नॉर्मल, एक फिर ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, एक का प्रोटॉन ज़्यादा 2 होता है, एक का 3 होता है, एक का 0 होता है, तो ठीक है। फिर अच्छा तो उसमें जब न्यूट्रॉन है ही नहीं फिर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ ही आ जाएंगे। ऐसा नहीं, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो -31 कूलम उसका चार्ज होता है, वो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है। फिर उनका अच्छा तुमने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? मैंने कहा यस सर, नाम सुना है मैंने। अच्छा वो क्या थे, मतलब वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ ब्लैक होल डिस्कवरी की थी। अच्छा उन्होंने थ्योरी ऑफ ब्लैक होल डिस्कवरी की थी, उसमें होता क्या है, तो मतलब जो स्टार्स होते हैं उनकी ऑर्बिट होती है वो इलेप्टिकल होती है, तो वो एक इंस्टेंट पे आने के बाद टकरा जाते हैं। टकराने से उनमें इतनी ज़्यादा ग्रेविटी और इतनी एनर्जी स्पार्क होती है कि वो एक स्पेस ब्लैक बन जाता है, बिकॉज वहाँ पे कितनी भी लाइट आए उस ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल पाती, तो इसलिए उस एरिया को हम ब्लैक होल मतलब बोल देते हैं। अच्छा तो कोई और आसपास हमारी गैलेक्सी में ब्लैक होल का नाम पता है? मतलब सॉरी इतना ही मुझे पता है, और मैंने इनके बारे में इनकी मूवी देखी है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसमें उन्होंने क्या क्या किया था वो पढ़ा था, बट मतलब इतना पता है कि कैसे स्टार कोलाइड करते हैं, क्यों करते हैं वो सब। फिर अच्छा कितने प्लैनेट होते हैं? सर 8। पहले कितने थे? 9। 8 क्यों कर दिया? सर जो प्लेटो था उसकी ऑर्बिट बार बार मतलब एक हमेशा प्लैनेट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसकी कन्फाइंड ऑर्बिट होगी और वो हमेशा सन की तरफ चक्कर काटेगा, ना कि किसी प्लैनेट की तरफ, और उसका एक साइज होगा, उसके अपने सैटेलाइट्स होंगे। तो सर उसके पास ये तीनों ही कैरेक्टर्स नहीं थे, और कभी वो यूरेनस की ऑर्बिट में चक्कर काटता था, तो कभी अर्थ के पास आ जाता था, कभी पूरा पूरा सन पे इलेक्ट्रिकल हो जाता था, तो इसलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया। बाकी 5 और भी है जो ड्वार्फ प्लैनेट में है, तो फिर उन्होंने उसका नाम नहीं पूछे, बट हाँ हो गया। फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। मैंने कहा यस सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और जितना मुझे आता है मैंने बताया, मे भी अगर मुझे और प्रिपरेशन करना है तो मैं करूँगी, बस दैट्स फाइन। कितने मिनट और डेमो नहीं हुआ कुछ भी? डेमो वहाँ पे नहीं